दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं समाजशास्त्र सोशियोलॉजी विषय का एमपी बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल जो मॉडल पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। प्रश्नांक पहले से लेकर प्रश्नांक 23वें तक सभी प्रश्नों का मैं उत्तर आपको बताऊंगा, समझाऊंगा भी, साथ ही अथवा सहित जो प्रश्न होते हैं उनका हम आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। पूरा आपके लिए टाइप करके दोस्तों पूरा सॉल्यूशन तैयार किया गया है, काफी ज्यादा मेहनत की गई है। वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा, पूरा दोस्तों आपका मॉडल पेपर आपका पूरी प्रैक्टिस करा दी जाएगी, पूरे क्वेश्चन आपको तैयार करा दिए जाएंगे। चलिए क्रम से हम क्या है सॉल्यूशन देखना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं सही विकल्प। पहला है भारत में प्रति वर्ष जनसंख्या में लगभग कितनी वृद्धि हो रही है, तो प्रति वर्ष जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.70 करोड़। ओके, जैसे जाति की सदस्यता होती है, तो जाति की सदस्यता कैसी होती है, स्थायी होती है। ओके, जाति की सदस्यता स्थायी होती है, जबकि वर्ग की सदस्यता पूछे तो आप स्थायी होता है। नेक्स्ट उपनिवेशवाद किस सोच पर परिणाम है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा साम्राज्यवाद। नेक्स्ट भारतीय लोकतंत्र में कौन सी दलीय पद्धति अपनाई गई है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बहुदलीय पद्धति। ओके, नेक्स्ट है औद्योगिक समाज की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकसित बाजार प्रणाली आपके औद्योगिक समाज की विशेषता है। भारत में कौन सी दशा भूमंडलीकरण का परिणाम है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता। कंप्लीट हो जाता है। ओके, इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए यही आंसर रहेगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारे आ जाते सत्य में पहला है प्रबल जाति का संबंध उन जातियों से है, तो ये हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भूमंडलीकरण के प्रभाव से आर्थिक क्रियाओं और सेवाओं में बाह्य स्रोत के उपयोग में वृद्धि होती है, तो ये भी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, तो ये भी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो ये भी आपका दोस्तों सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ पंजाब राज्य को प्राप्त हुआ, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ओके, तो ये आपके क्रम से 5 सत्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट उदारीकरण के प्रभाव से मजदूर संघों को की शक्ति में वृद्धि होने लगी, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, मजदूर जो संघ है वो कमजोर हो रहा है, ना कि क्या है उदारीकरण से बड़ा है, इसलिए आपको ये सत्य हो जाएगा। तो ये आपके सत्य हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आ जाते हैं किसानों की पूर्ति कीजिए। पहला भारत का राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार सन 2010 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है, तो इसका राइट आंसर 2045 तक। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2045 तक। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों का पुनर्गठन डेडस के आधार पर किया गया, तो हो जाएगा भाषा के आधार पर किया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। स्वतंत्र भारत का नया संविधान सन 2010 को लागू हुआ, तो कब हुआ, 1950 को लागू हुआ। सन पूछा जा रहा तो 1950। ओके, नेक्स्ट है भारत में 2010 अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गई, तो कौन सी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भूमंडलीकरण से संबंधित आधारभूत नीति का नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उदारीकरण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में डाक सेवा का आरंभ सन 2010 में हुआ था, हो जाएगा आपका 1766 में क्या डाक सेवा का आरंभ हुआ था। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन में 2010 ने मुख्य भूमिका निभाई थी, तो सुंदर लाल बहुगुणा ने। ओके, सुंदर लाल बहुगुणा इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे क्या कंप्लीट हो जाते हैं रेगिस्तान की पूर्ति। आगे दोस्तों हमारी आ जाती है सही जोड़ियां। सही जोड़ियां देख लेते हैं। तो हिंदू विवाह अधिनियम, तो हिंदू विवाह अधिनियम हो जाएगा दोस्तों आपका 1955। नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक पहचान, ये दोस्तों आपका हो जाएगा सामुदायिकता की भावना। नेक्स्ट है आपका दोस्तों ज्योतिबा फुले, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा समाज सुधारक आंदोलन। नेक्स्ट है जमींदारी उन्मूलन, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1951, ये जाएगा चौथा। ओके, नेक्स्ट आप 5वां है विनिवेश नीति, हो जाएगा सार्वजनिक उद्योगों से सरकारी पूंजी में वापसी, तो ये हो जाएगा आपका 5वां। नेक्स्ट है धारावाही की संगीत पूर्ण कड़ियां, तो हो जाएगा सोप ओपेरा, तो हो जाएगा दोस्तों आपका सोप ओपेरा। ओके, तो हो जाएगा 6वां। कंप्लीट हो जाता हमारा सही जोड़ियां। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे आ जाते एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है भारत में द्वितीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका बीपी मंडल। बीपी मंडल आयोग। जैसे मौद्रिक नीति क्या है, तो मौद्रिक नीति आपको बता देना, मौद्रिक नीति बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने वाली नीति है। क्या है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, मौद्रिक नीति बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने वाली नीति है। ओके, ये आपको लिखना है। जैसे भारत में बहुसंख्यक आबादी किस धर्म की है, तो भारत में सबसे ज्यादा कौन है, हिंदू धर्म। ओके, तो हिंदू धर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर आपका मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास। ओके,
तो हो जाएगा राइट आंसर आपका मैसूर नरसिम्हाचार श्रीनिवास। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जिस केंद्र से किसी देशी या विदेशी कंपनी के शेयर बेचे या खरीदे जा सकते हैं उसका नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा स्टॉक मार्केट। ओके, स्टॉक मार्केट यह शेयर बाजार जिसे कहते हैं। इससे हम क्या है किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। नेक्स्ट है, मोबाइल पर ऑनलाइन गेम्स तथा व्हाट्सएप की सुविधा के लिए किन तकनीक से जुड़ना आवश्यक है? हमें क्या इंटरनेट से जुड़ना पड़ेगा। ओके, इंटरनेट, अगर व्हाट्सएप वगैरह चलाना है आपको के ऑनलाइन गेम्स, तो ये सब आपको इंटरनेट में जुड़ना पड़ेगा। गंगा के प्रदूषण को रोकने से संबंधित कार्यक्रम का क्या नाम है? तो नमामि गंगे हो जाएगा, नमामि गंगे कार्यक्रम। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 में से। ओके, तो प्रश्न क्रमांक हमारा 6वां आ जाता है, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ लिखिए। अथवा में है दोस्तों हमारा शिशु मृत्यु दर का अर्थ लिखिए। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। तो सॉल्यूशन हमारा किस प्रकार से रहने वाला है, कंप्लीट A to Z में आपको सॉल्यूशन दिखाने वाला हूं। ओके, बेहतरीन तरीके से आपको जैसे एग्जाम में लिखना है मैं आपको पूरा तरीके से बताने वाला हूं। ओके, तो पहले हमारा क्वेश्चन है कि जनसंख्या विस्फोट का अर्थ आपको लिखना है। ओके, जनसंख्या विस्फोट से आशय जनसंख्या के अप्रत्याशित रूप से में जरूरत से ज्यादा बढ़ जाने के है। अर्थात जनसंख्या विस्फोट का अर्थ जनसंख्या इतना बढ़ जाना कि उसके परिणाम क्या है, विनाशकारक हो सके। जनसंख्या वृद्धि ज्यादा खतरनाक नहीं हो, भाई जनसंख्या वृद्धि हो रही ठीक है, लेकिन जब जनसंख्या विस्फोट यानी इतनी ज्यादा वृद्धि हो जाए कि उसे संभालना मुश्किल हो जाए और विनाश उसका जो परिणाम हो विनाशकारी हो, तब वो आपका जनसंख्या विस्फोट कहलाएगा। ओके, 2 लाइन में आपको 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 लाइन में आपको इतना इसी हिसाब से बताना है। मृत्यु दर का अर्थ लिखना है, तो मृत्यु दर के पहले तो आपको सूत्र दिया है, शिशु मृत्यु दर का अर्थ आपको लिखना है। शिशु मृत्यु दर का सूत्र आपका दिया हुआ है। फिर शिशु लाइन किस प्रकार से लिखनी है, शिशु मृत्यु दर उन बच्चों की संख्या दर्शाती है जो जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु में प्राप्त होने वाले पहले ही मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। तो ये आपका शिशु मृत्यु दर कंप्लीट हो जाता है। 7वां हमारा क्वेश्चन है, जाति एवं वर्ग में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा में क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार एवं एकल परिवार में कोई 2 अंतर लिखिए। सिंपल है, इंपॉर्टेंट भी तैयार करके रखिएगा। ओके, तो ये आपका जाति और वर्ग क्या होता है, जाति कर्म के आधार पर निर्मित सामाजिक संरचना है, कर्म के आधार पर जाति होती है। वर्ग क्या होता है, वर्ग आर्थिक आधार पर निर्मित एक सामाजिक संरचना होता है। जाति में क्या है, कर्म को प्रधानता रहती है। वर्ग में क्या होती है, वर्ग में आपका आर्थिक महत्वता रहती है। जाति क्या की जो सदस्यता होती है स्थायी होती है। अभी हमने कहा है इसी मॉडल पेपर में आपका जो वस्तुनिष्ठता उसमें था कि जाति की सदस्यता क्या होती है, स्थायी होती है, जबकि वर्ग की जो सदस्यता होती है वो क्या होती है, अस्थायी होती है। बस पेपर में इसी पार्ट से आपको 2 नंबर का है लिखना है। ओके, नेक्स्ट संयुक्त परिवार एकल परिवार में अंतर, बिल्कुल सिंपल है। तो संयुक्त परिवार में क्या है, 1 से अधिक पीढ़ी के लोग मिलजुल कर रहते हैं, जिसमें आप क्या है आपके माता पिता रहेंगे, साथ ही आपके दादा दादी भी इस प्रकार से। ओके, चाचा चाची भी साथ रहे, तो सब परिवार रहे वो आपका संयुक्त परिवार रहेगा। एकल परिवार में क्या होता है कि जिसमें पति पत्नी और उनके केवल अविवाहित बच्चे रहते हैं। संयुक्त परिवार का आकार क्या बड़ा होता है, क्योंकि इसमें दादा दादी चाचा चाची ये सब भी होते हैं। ओके, और एकल परिवार में क्या आकार क्या है, संयुक्त परिवार के पीछे छोटा होता है। सिंपल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष बाजार किसे कहते हैं? और अथवा में हमारा क्वेश्चन है, उपभोक्तावाद से आप क्या समझते हैं? चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि समाजशास्त्र में ऐसा वैसे कि बहुत कम स्टूडेंट देखते हैं कि हिंदी इंग्लिश और फिजिक्स केमिस्ट्री की तुलना में समाजशास्त्र को, इसलिए आपने देखा हुआ है एमपी बोर्ड में मुश्किल से आपको 1-2 वीडियो मिल जाएगा। अगर पढ़ना भी चाहें, पढ़ने वाले स्टूडेंट भी है, फिर भी आपको समाजशास्त्र के विषय में कोई सपोर्ट नहीं करेगा। ये मैंने देखा, इसलिए मैं क्या आपके लिए सपोर्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। जल्दी मैं आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको दूंगा। चैनल पर सब्सक्राइब करके रखिएगा और हर वीडियो को आप तुरंत ही लाइक करिएगा। अपने समाजशास्त्र की खास करिए, जितने विद्यार्थी देख रहे हैं सभी अगर सपोर्ट करते हैं, 500-1000 विद्यार्थी हैं, ओके, तो भी मैं क्या वीडियो लाऊंगा। बस अगर आपका सपोर्ट रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कंटेंट जैसे तैयार किया गया है, इतना रिसर्च किया गया है, काफी ज्यादा कॉस्ट लगती है, मिलता कुछ नहीं है। ओके, तो इसलिए कोई अक्सर आपको वीडियो नहीं मिलती होगी। आप लोग सपोर्ट करते हैं, लगातार मैं आपकी बेहतरीन तरीके से तैयारी करा दूंगा। ओके, आगे देख लेते हैं। तो हमें क्या पूछा जा रहा है, अप्रत्यक्ष बाजार किसे कहते हैं? अप्रत्यक्ष बाजार सिंपल होता है, तो प्रत्यक्ष बाजार मतलब होता है कि जो भी क्या है सामान बनाने वाला यानी विक्रेता है, और जो क्या है उत्पादक है, और जो खरीदने वाला है, ओके, उसमें क्या सीधा संबंध हो तो आपका प्रत्यक्ष बाजार, और सीधा संबंध ना हो तो अप्रत्यक्ष बाजार। ओके, जैसे अगर आप क्या अपने दुकान में जाते हैं, आपके मोहल्ले की सामान खरीदते हैं, तो वो आपको प्रत्यक्ष बाजार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन सामान मंगा रहे हैं, तो ऑनलाइन सामान में क्या, अमेजोन से आपने मंगाया, फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन सामान आपने मंगाया, तो ओके, तो जो फ्लिपकार्ट क्या करता है, फ्लिपकार्ट क्या है किसी दुकानदार से आपके सामान लेगा, फिर आपको वो देगा। तो इसमें जो बीच में एक माध्यम बन रहा है, ओके, तो वो आपका अप्रत्यक्ष बाजार के अंतर्गत कराएगा। बस लिखना किस प्रकार से है, तो अप्रत्यक्ष बाजार एक ऐसा बाजार है जहां पर वस्तुओं और सेवा किसी भी प्रकार की आर्थिक लेन देन सीधा उत्पादक और विक्रेता के बीच नहीं होता है। लेन देन मध्यस्थों द्वारा होता है। मध्यस्थ जैसे अमेजोन, ये फ्लिपकार्ट बीच में क्या मध्यस्थ का काम करते हैं। ये मध्यस्थ आमतौर पर क्या नेटवर्क एजेंट या ब्रोकर या अन्य के रूप में होते हैं। तो ये इस प्रकार से आपको लिखना है अप्रत्यक्ष बाजार के बारे में।
अथवा हमारा क्वेश्चन है उपभोक्तावाद से आप क्या समझते हैं। तो उपभोक्तावाद हमारा से क्या आशय है, तो देख लेते हैं। उपभोक्तावाद एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत माना जाता है कि समाज में व्याप्त प्रत्येक तत्व उपभोग करने योग्य है। मतलब जितने भी चीजें हैं सभी किसी न रूप में हम क्या है हर वस्तु का किसी न किसी रूप में उपयोग कर सकते हैं। बस उसे केवल क्या है एक तरीका देना पड़ेगा। ओके, बस सही तरीके से क्या है एक जरूरी वस्तु के रूप में बाजार में स्थापित करने की आवश्यकता है। बस उसे क्या है उसने कुछ तरीका देकर क्या है उसको बाजार में लॉन्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्रमांक 9वां, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है। अथवा में क्वेश्चन है भारत में क्षेत्रवाद की समस्या क्यों है, लिखिए। पहले तो धर्मनिरपेक्ष राज्य तो बिल्कुल सिंपल है कि एक राष्ट्र के नाते भारत को कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। ओके, भारत है वो किसी भी धर्म को विशेष को क्या है महत्व नहीं देता है, ना ही वह भारत किसी धर्म विशेष का क्या समर्थन करता है। यह सभी धर्मों का समान रूप से क्या आदर करता है, इसलिए भारत को क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। मतलब यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को भारत के अधिकार प्राप्त है कि वो अपने अनुसार क्या जिस भी धर्म को चुनना है, जिस भी धर्म को अपनाना है वो अपना सकता है। ओके, सरकारी तरफ से इसमें कोई रोका टोकी नहीं होगी। अथवा क्वेश्चन है कि भारत में क्षेत्रवाद की समस्या है क्यों है, लिखिए। तो क्षेत्रवाद की हम समस्या देख लेते भारत में क्यों है। क्षेत्रवाद का मतलब क्या होता है कि जो हर एरिया क्षेत्रवाद यानी क्षेत्र के लोगों द्वारा अपनी मांग उठाई जाना। तो विभिन्न भारत में क्या है कई बार की भाषा बोलने वाले विभिन्न प्रकार की जाति के लोग हैं। ओके, विभिन्न प्रकार रहन सहन वाले लोग हैं। तो सब अपनी अपनी सबकी हर समूह की अपनी अपनी संस्कृति है। तो सबको क्या अपनी अपनी संस्कृति की मांग करता है। ओके, अपनी संस्कृति संरक्षण की बात करता है तो क्षेत्रवाद बढ़ता है। ओके, तो भारत में क्षेत्रवाद की समस्या क्षेत्रीय विविधताओं के कारण पनपती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण, भाषा, रहन सहन, धर्म, आचार विचार, खान पान, ये रीति रिवाज सब क्या है सांस्कृतिक सभी विविधता है, सबकी अलग अलग है। अलग अलग क्षेत्रों के लोग अपने क्षेत्र की संस्कृति को महत्व देना चाहते हैं। सब कोई चाहता है कि हमारी संस्कृति को महत्वता दी जाए। इसी भावना से क्या है क्षेत्रवाद को क्या बल मिलता है। कई क्षेत्रों में राजनीतिक कारण जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में उपेक्षा कारण क्षेत्रवाद भी बढ़ावा मिलता है। जो विपक्षी पार्टियां है वो भी क्या क्षेत्रवाद को बढ़ाती हैं। इसके साथ ही क्या क्षेत्रीय नेता समर्थन हासिल करने पर ये क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रश्न 10वां है, सामाजिक बहिष्कार का क्या अर्थ है। अथवा में है लैंगिक विषमता से आप क्या समझते हैं। तो देख लेते हैं। सामाजिक बहिष्कार क्या है, वह है जिसके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह से घुलने मिलने से रोका जाता है। सामाजिक बहिष्कार यानी किसी व्यक्ति का बहिष्कार करना। किस प्रकार से बहिष्कार करना है, यदि कोई व्यक्ति उस समाज में मिलना चाहता है तो उसे मिलने नहीं दिया जाता। ओके, यह उन सभी कारकों पर ध्यान दिलाता है जो व्यक्ति या समूह को उन अवसरों से वंचित करते हैं जो अधिकांश जनसंख्या के लिए खुले नहीं है। ओके, जिस प्रकार से आप देखा होगा कि बहुत ज्यादा एरिया है, जैसे अब मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश उस साइड के एरिया में जाएंगे। ओके, तो अलग उनके रहन सहन अलग रहता है। तो वहाँ क्या है नियम रहता है कि कुछ समय के लिए आप रह सकते हैं। ओके, ज्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं ताकि आप उनकी क्या जो सांस्कृतिक विरासत है उसको नुकसान ना पहुंचाए या ओके इस प्रकार से। तो यही आपका सामाजिक बहिष्कार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, लैंगिक विषमता से आप क्या समझते हैं। तो लैंगिक विषमता से तात्पर्य लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से है। ओके, महिलाओं को कमजोर वर्ग माना जाता है। लड़कियों के जन्म की उपेक्षा करना, महिलाओं की कार्य की सहभागिता दर कम होने लैंगिक विषमता को दर्शाता है। लैंगिक विषमता एक व्यापक समस्या है जो दुनिया भर के समाजों में प्रभावित करती है। सिंपल है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 11वां है, ग्राम पंचायत के 2 कार्य लिखिए और लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। तो ग्राम पंचायत के क्या कार्य होते हैं, तो जैसे सार्वजनिक मार्गों का निर्माण कराना, उनकी मरम्मत करना और देखभाल करना, और कुएं, तालाब, नल आदि का निर्माण करना। सिंपल है, जानते ही होंगे आप ये। नेक्स्ट, लोकतंत्र की विशेषताएं। तो लोकतंत्र में वह वैश्य मताधिकार द्वारा जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। वैश्य मताधिकार यानी जो भी व्यक्ति क्या है भारत में क्या है 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है वो क्या है वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है उसके। ओके, तो वैश्य मताधिकार के द्वारा क्या है जनता अपना क्या प्रतिनिधि चुनती है, ये विशेषता है। दूसरा है लोकतंत्र में सत्ता विकेंद्रीकृत होती है और जनता को अधिक से अधिक शक्तियां प्रदान की जाती हैं। ये लोकतंत्र की विशेषता हो जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 12वां है कि हड़ताल तथा तालाबंदी में कोई 2 अंतर लिखिए। हड़ताल और तालाबंदी में क्या अंतर होता है। तो हड़ताल में श्रमिकों अपनी मांगों को मनवाने के लिए कार्य करना बंद कर देते हैं। हड़ताल में क्या देखिए, हड़ताल मुख्य रूप से कौन करते हैं, श्रमिक लोग करते हैं। कोई कंपनी है तो कंपनी के जो श्रमिक वहाँ काम कर रहे हैं वो हड़ताल करते हैं। वो हड़ताल की स्थिति में क्या जो श्रमिक है वो अपना क्या काम करना बंद कर देते हैं अपनी मांग को मनवाने के लिए। तालाबंदी जो की जाती है, तालाबंदी किसके द्वारा की जाती है, मालिकों के द्वारा की जाती है। तालाबंदी में मालिक उत्पादन रोककर कर्मचारियों के कार्य से क्या कर देता है, वंचित कर देता है। हड़ताल में क्या है श्रमिकों को असंतोष होता है और तालाबंदी में क्या है मालिकों द्वारा असंतोष प्रकट किया जाता है। समझ गए होंगे। और नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं क्रमांक 12 का अथवा। क्रमांक 12 का अथवा में है बहुराष्ट्रीय कंपनी की कोई 2 समस्या आपको लिखनी है, तो देख लेते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी की क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्योंकि सिंपल है, थोड़ा समझिएगा तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। चीजों को थोड़ा समझना है तो अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी की 2 विशेषताएं।
बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या कहलाती हैं? ऐसी कंपनियां जो क्या है एक देश में रहकर कई सारे देशों में अपना क्या है व्यापार करती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं। ओके, जैसे आपका क्या है कॉलगेट हो जाती है, डेयरी मिल्क अपने चॉकलेट खाई होती है, डेयरी मिल्क यहाँ बस नहीं है, किटकैट है, तो ये बहुत जगह और विदेशों में भी मिलती होगी। ओके, तो इस प्रकार की बहुराष्ट्रीय कंपनी बहुत सारी हैं। तो पहला है कि कानून, नियम, नीतियों अलग अलग देश की अलग अलग होती है, हर देश के नियम कायदे अलग अलग हैं। तो हर बहुराष्ट्रीय कंपनी की समस्या ये होती है कि हर देश के नियम को पालन करते हुए सामान बेचना है। ओके, यहाँ भारत में बेचेंगे तो अलग नियम है, चीन में अलग नियम है, रूस में अलग है, तो उनके हर देश के रूल को पालन करना पड़ेगा, तो इनकी एक समस्या होती है। ऐसा नहीं हर जगह एक ही रूल हो तो उन्हें क्या कम समस्या होगी। जैसे श्रम कानून, आधार कानून और आदि, इसमें बदलाव होने पर क्या कंपनी को अपनी क्या जो रणनीति है उसमें क्या पूरा संशोधन करना पड़ता है। दूसरा, अलग अलग देशों की सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण विपणन और उत्पादन की जो डिजाइनिंग होती है निर्धारण करने में समस्या आती है, भाषाई प्रबंधन में भी समस्या आती है। मतलब जो अगर आप यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ की आप डेयरी मिल्क वाली जो चॉकलेट ले रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे इंग्लिश में लिखा रहता है, नॉर्मल सब जानते हैं, लेकिन अगर चाइना में तो वहाँ क्या चाइनीज भाषा ज्यादा चलती है तो चाइना में वो चीजें लिखी रहेंगी, और कहीं होगी तो और कहीं होगा, और डिजाइनिंग भी हर जगह क्या एक अलग अलग रहनी पड़ती है। ओके, तो यहाँ सांस्कृतिक चीजों को देखकर, एरिया को देखकर उसकी उसमें लैंग्वेज लिखना, उसका विज्ञापन करना, ये सबकी भी क्या समस्या रहती है। तो ये दिया है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दो विशेषताएं। ओके, दो समस्याएं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 13वां कि भूमंडलीकरण में कोई दो परिणाम लिखिए अथवा में है विनिवेश का अर्थ लिखिए। तो देख लेते हैं भूमंडलीकरण की दो परिणाम कौन कौन से हो। पहला तो हुआ कि इसमें क्या है उद्योग धंधों का विकास होने से कम कीमत पर क्या अधिक गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उपलब्ध के कारण आर्थिक विकास को नई दिशा मिलती है। इसमें औद्योगिक जब से भूमंडलीकरण हो गया है, ओके, इससे मैं क्या भूमंडलीकरण में क्या है जी मतलब एक प्रकार से वैश्वीकरण से भी आप देख सकते हैं, जिसमें दूसरे देश के सामान भी हमारे देश में बिक सकते हैं, हमारे देश के सामान दूसरे देश में बिक सकते हैं। जब ऐसा होने लगा तो हमें इससे क्या उद्योग धंधों का विकास बहुत तेजी से हुआ, साथ ही कम कीमत में हमें क्या अच्छी चीजें मिल जाती हैं। दूसरा, भूमंडलीकरण ने खेती के नए तरीकों उपकरणों को विकसित करके कृषि उत्पादन में क्या है वृद्धि करने में योगदान दिया है। कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट अथवा में है विनिवेश का अर्थ लिखिए। तो सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्योगों में लगी अपनी पूंजी को वापस लेने की जो प्रक्रिया होती है विनिवेश कहलाती है। मान ली सरकार ने कुछ काम यहाँ करवाया, कुछ कंपनी वगैरह खोली, वो सरकारी कंपनी, तो अब ओके जब वहां से अगर उन्हें पूंजी लेना है तो क्या करते हैं, ये जो सरकार होती है वो अपना सामान क्या निजी कंपनी को बेच देती है। ओके, तो इसमें सरकार अपने हिस्से को क्या निजी क्षेत्र की कंपनियों में बेचने का क्या प्रयास करती है, इसे क्या विनिवेश कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आपका 14वां है, रेडियो और एफएम चैनल में क्या अंतर है अथवा में है क्वेश्चन मीडिया को लोकतंत्र का पहरी क्यों कहा गया है। तो पहले रेडियो और एफएम चैनल में क्या अंतर होता है। तो रेडियो होता है एक प्रकार से सरकार होता है, सरकारी का होता है, एफएम होता है एकदम निजी कंपनियों का होता है, प्राइवेट कंपनी होती है। तो वही दिया हुआ है, रेडियो प्रसारण एक सरकारी स्वामित्व वाली संस्था है जिसमें आकाशवाणी कहा जाता है। ओके, जो आकाशवाणी हमने सुना भी होगा तो क्या सरकारी है। ओके, जबकि एफएम क्या है, एफएम गैर सरकारी अर्थात निजी कंपनी के होता है। अलग अलग कंपनी के अपने अपने अलग अलग क्या है नाम से चैनल चलते हैं। रेडियो में क्या होता है कि आकाशवाणी में प्रसारण एफएम यानी आयाम मॉड्यूलेशन तकनीक द्वारा किया जाता है, जबकि एफएम में प्रसारण फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल तकनीक के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका दिया हुआ रेडियो और एफएम चैनल में अंतर। आगे देख लेते हैं। अथवा मेरा क्वेश्चन है, मीडिया को लोकतंत्र का पहरी क्यों कहा जाता है। गया है कि लोकतंत्र आम आदमी की क्या सरकार है। ओके, मीडिया आम आदमी के विचारों से शासन को क्या अवगत कराता है, यह शासन की आलोचना कर जनता की क्या है जागरूक बनाता है। इसी कारण कैसे क्या है लोकतंत्र का पहरी कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 15वां है कि श्रमिक आंदोलन के कोई दो परिणाम लिखिए। अथवा क्वेश्चन है श्रमिक आंदोलन के कोई दो कारण लिखिए। पहले इसके परिणाम क्या होते हैं, श्रमिक आंदोलन के दो परिणाम क्या होते हैं। तो पहला है कि श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, 2 दिवसीय सप्ताहांत और भुगतान वाली छुट्टियां जैसे सुविधाएं प्राप्त होती हैं और मजदूरों के हित में नियम बनाए जाते हैं। अगर श्रमिक आंदोलन होता है, श्रमिक अपने आंदोलन करते हैं तो उन्हें बहुत से प्रकार के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ओके, दूसरा है श्रमिकों के लिए श्रम कानून बनाए गए जैसे 1932 का नौसिंग लॉर्डिया अधिनियम, 1935 में राष्ट्रीय श्रम संबंध अधिनियम। तो ये सब क्या होते हैं परिणाम होते हैं। अगर श्रमिक आंदोलन होता है तो उनके लिए क्या है अच्छे से सरकार नियम बनाती है, साथ ही उन्हें क्या है कंपनियां भी बहुत सारे उनके लिए नियम बनाती है। ओके, अथवा में है कि श्रमिक आंदोलन के कारण क्या है। लोग क्या है जो श्रमिक आंदोलन होता है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो श्रमिक क्या है बेहतर काम करने की स्थिति का मांग करते हैं कि हमें अच्छे तरीके से अगर काम करवा रहे हैं तो एक अच्छी जगह काम कराया जाए, सही ढंग से काम कराया जाए। दूसरा है न्यूनतम निर्धारित वेतन, बोनस, काम करने के लिए घंटे निश्चित करने की मांग करते हैं। श्रमिक आंदोलन की होता है कि कम से कम इतना तो कम से कम वेतन दिया ही जाए, कोई बोनस भी मिलता रहे और काम करने के घंटे एक फिक्स किया जाए कि हाँ आपको इतने से लेकर इतने तक काम करना है। तो ये सब क्या है श्रमिक आंदोलन के कारण होते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न हमारा 16वां आ जाता है। यहाँ से हमारे 3 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की आवश्यकता क्यों है। कोई 3 कारण, आप 3 पॉइंट बताने हैं। अथवा में है उदारीकरण के कोई 3 परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की आवश्यकता क्यों है।
3 पॉइंट में बताना है, क्योंकि मैंने 3 आपको बताएंगे पॉइंट के माध्यम से बताना कि भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की आवश्यकता क्यों है। तो ये आपको पढ़ के समझ सकते हैं। पहला है खाड़ी युद्ध। खाड़ी युद्ध के कारण क्या है, उदारीकरण की आवश्यकता है। दूसरा है 1991 में बजट पारित करने में क्या है, असफल होने पर भी। और तीसरा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक की कार्रवाई का। यहाँ मैंने 3 पॉइंटों से आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की आवश्यकता को बताया है। तैयार कर लीजिएगा, अब पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ओके, कंटेंट में आपको दे रहा हूँ, आपको अपनी थोड़ा सा तरह से अपनी मेहनत कर लीजिएगा। ये पूरा आपको दिया, इतना आपको लिखना है। ओके, थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं, कंटेंट को आप शॉर्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन का जो कंटेंट रहेगा वो थोड़ा ज्यादा रहेगा। रीजन मैंने उस पूरे तरीके से दिया है ताकि आप पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए। बाकी आप क्या है, जब पूरा समझ लेंगे फिर आप पेपर में जब लिखेंगे तो आपको क्या कम कर सकते हो। आप इनकी लाइनें कम कर सकते हैं, जो आपकी सिलेक्टेड लाइन है उन्हीं को आपको लिखना है। कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमसे अथवा पूछा जा रहा है उदारीकरण के कोई आपको 3 परिणाम की व्याख्या करनी है। तो ये आपके 3 परिणाम दिए हुए हैं। जैसे पहला है निजी कंपनियों विशेषता विदेशी कंपनियों को क्या भारत में निवेश करने को क्या प्रोत्साहित किया गया है, जिससे भारत में विदेश का उत्पादकों में क्या बाढ़ आ गई है। यानी क्या उदारीकरण में क्या हो जाता है, जो विदेशी कंपनियां हैं उन्हें हम क्या छूट दे देते हैं भारत में आकर व्यापार करने की। ओके, जिससे क्या है विदेशी उत्पादों की बाढ़ आ जाती है, तो भारत में क्या विदेशी उत्पाद बहुत सारे आपको मिलने लगी। जैसे दूसरा है अब देश में उद्योग शुरू करने के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, सरकार ने अपनी कंपनियों को निजी उद्योगों को बेचना शुरू कर दिया, जिससे क्या निजीकरण को शुरू हो गया है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर दोस्तों आप क्या क्लास 12 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 में क्या टॉपर बनना चाहते हैं, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप क्या क्लास 12 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपको क्या है ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ओके, तो आप क्या कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको 90 39 53 40 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या कोर्स के बारे में जानकारी लीजिएगा, कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो आप क्या बेहतरीन तरीके से आप क्या समाजशास्त्र सब्जेक्ट की तैयारी कर पाएंगे। अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रश्नांक 17 हमारा जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, अथवा में है जनसंख्या वृद्धि के कारणों का वर्णन कीजिए। एकदम सिलेक्टेड सभी क्वेश्चन है, तो सभी आपको क्या तैयार होना चाहिए। जननांकीय संक्रमण के सिद्धांत की आपको व्याख्या करनी है। तो देखिए इसकी 3 आधारभूत क्या होती है, अवस्थाएं होती है। 3 अवस्थाएं होती है, प्राथमिक अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, और तीनों अवस्थाएं आपकी सिंपल आपको यहाँ समझाई जा रही हैं। ओके, तो पहली अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था को प्रथम अवस्था भी कहते हैं। इसमें अल्प विकसित देशों को सम्मिलित किया जाता है, चूंकि ये देश अल्प विकसित तथा तकनीकी रूप से पिछड़े हैं, अतः समाज में जनसंख्या वृद्धि कम होती है। इस तरह समाजों में जैसे अफ्रीका जन्म दर होती है, क्योंकि लोग यहाँ छोटे परिवार के होने वाले हाथों में अभिनव होते हैं। तो ये पहला है। दूसरा आपका दिया हुआ इसमें क्या है, विकासशील देश आते हैं। इसमें विकासशील देश आते हैं। प्राथमिक अवस्था में क्या होता है कि लोग क्या है कम अशिक्षित कम होते मतलब अशिक्षित होते हैं। और द्वितीय अवस्था में क्या है लोग विकासशील धीरे धीरे शिक्षित हो जाते हैं। तृतीय अवस्था में क्या है पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, जैसे विकसित देश आते हैं। द्वितीय अवस्था में क्या है विकासशील देश आते हैं, जैसे भारत का एक विकासशील देश है, अमेरिका की विकसित देश है। तो इस प्रकार से तो ये आपको इस प्रकार से माइंड में रखना है पॉइंट, ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि के कारणों का वर्णन कीजिए कि जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है। तो पहला है जन्म दर और मृत्यु दर में क्या काफी ज्यादा अंतर है। ओके, जनसंख्या तो बढ़ रही है, जन्म दर तो बढ़ रहा है, लेकिन मृत्यु दर घट रहा है, इसलिए क्या है जनसंख्या वृद्धि होती है। आगे देख लेते हैं। दूसरा है जलवायु एवं भौगोलिक परिस्थितियां। तीसरा है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कार। तो ये आपका दिया हुआ है, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 18वां है। प्रश्न 18वां है संरचनात्मक परिवर्तन किसे कहते हैं, औद्योगिकरण का भारतीय सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा है, अथवा में है भारत में नगरीय दुष्प्रभाव की व्याख्या कीजिए। कोई 3 आपको बताना है। तो देख लेते हैं। पहले हमारा पूछा जा रहा है संरचनात्मक परिवर्तन क्या है। संरचनात्मक परिवर्तन क्या होता है कि सामाजिक संबंधों, परिवार, नातेदारी, जाति, व्यवसाय का समूह इत्यादि में अगर कोई परिवर्तन आता है तो इसे क्या है संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। इन टॉपिक पर हो गए कौन, इन विषयों पर, परिवार हो गया, नातेदारी, जाति, व्यवसायिक समूह, इनमें अगर कोई परिवर्तन आए वो आपका क्या संरचनात्मक परिवर्तन कहलाएगा। और इसका औद्योगिकरण पर भारतीय सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा है, औद्योगिकरण का। ओके, तो पहले कृषि के क्षेत्र में बताया जा रहा है। दूसरा परंपरागत औद्योगिक केंद्रों का पतन है। तीसरा आपका नगरीय क्षेत्रों का जनसंख्या विस्तार है। ये आपके प्रभाव दिए हैं, और प्रभाव दिए हैं औद्योगिकरण का भारतीय सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव हुई है, क्रम से पॉइंट वाइज पॉइंट बताया। अब 3 नंबर 3 पॉइंट के माध्यम से बताया जा रहा है। तो पहले कृषि के क्षेत्र में है, दूसरा परंपरागत औद्योगिक केंद्रों के पतन में, तीसरा है नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या के विस्तार में। ये आपके औद्योगिकरण का भारतीय सामाजिक संरचना पड़ने वाले प्रभाव कंप्लीट हो जाता है। तैयार अच्छे से आपको कर लेना है। ओके, नेक्स्ट हमारा अथवा में है कि भारत में नगरीय दुष्प्रभावों की व्याख्या कीजिए। नगरीकरण हो रहा है, इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हुए। क्योंकि पहले तो आवासों की समस्या आ गई, नगरों की आबादी क्या बहुत अधिक है, फलस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों के पास क्या है अपने मकान नहीं होते हैं। क्या एरिया बहुत छोटा होता है और जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो इससे क्या है बहुत सारे लोगों के पास क्या अपने खुद के मकान नहीं है।
दूसरा प्रदूषण की समस्या होती है, नगरीकरण से होने से क्या प्रदूषण में क्या बढ़ता है। तीसरा है अपराधों में वृद्धि होती है, नगरों में बढ़ते हुए संगठित अपराधों के कारण सामान्य लोग अपने जीवन को क्या बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। अपहरण, चोरियां, लूटमार जैसी क्या घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ये आपका दिया हुआ है भारत में नगरीय दुष्प्रभाव की व्याख्या। ओके, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 19वां है, सामाजिक सुधार आंदोलन के सामाजिक प्रभाव की व्याख्या कीजिए। कोई तीन आपको बताना। अथवा में संस्कृतिकरण किसे कहते हैं, संस्कृतिकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देख लेते हैं। काफी ज्यादा दोस्तों मेहनत लगी सॉल्यूशन तैयार करने में, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन हमसे पूछा रहा कि सामाजिक सुधार आंदोलन में किस सामाजिक प्रभाव की व्याख्या करना है, कोई तीन आपको व्याख्या करना है। तो क्रम से यहाँ दिया हुआ है। अब आप देखिए कंटेंट आपको देखेंगे तो बहुत ज्यादा मैंने आपको दिया हुआ है, लेकिन इतना आसान लैंग्वेज दिया कि आप पढ़ते ही पूरा चीज समझ में आ जाएगा। इतना लेकिन पेपर में इतना नहीं लिखना है, इतना लिखेंगे तो आप पेपर ही नहीं कर पाएंगे। बस 3-3 लाइन में आपको बताना, 3 से 4 लाइन में। ये मैंने क्यों दिया, ताकि आप पढ़ें तो उस कहानी आपको क्या पूरी माइंड में सेट हो जाए कि क्या क्या उसके टॉपिक बताया जा रहा है। पूरे स्पष्ट एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखा जा रहा है। जैसे महिलाओं की स्थिति में पहला क्या है, महिलाओं की स्थिति पर सामाजिक सुधार का क्या प्रभाव पड़ा है। तो महिलाओं की स्थिति पर सामाजिक सुधार का किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है। जैसे वैदिक काल है तो वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सही थी। फिर क्या है उसके बाद आपका मुगलों का शासन आ जाता है, फिर अंग्रेजों का उसमें क्या स्थिति थी और क्या सुधार किए जाते हैं। क्रम से वर्तमान में क्या स्थिति, क्रम से 2-3 लाइन में समझा जा रहा है। इसलिए थोड़ा क्या लॉन्ग हो गया, पढ़ते ही आपको क्या समझ में आ जाएगा। ओके, आपने क्या नॉर्मल पढ़ते होंगे, तैयारी करते हैं तो सब चीजें आपको अच्छे समझ में आती जाएंगी। ओके, दूसरा है आपको 3 ही लाइन में लेकिन चीजें समझा देना है, पढ़ करके पूरा तैयार करके रखना है। दूसरा है अस्पृश्यता यानी छुआछूत की समस्या पर सामाजिक सुधार पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो अस्पृश्यता पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो वो उसके टॉपिक पर दिया जा रहा है। ठीक है, कानून बनाए गए हैं आपके लिए। ओके, तो ये आपको दिया हुआ है। तीसरा है बाल विवाह पर क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो बाल विवाह के प्रभाव देख सकते हैं किस प्रकार से कि पहले क्या है बाल विवाह होता था। ओके, लेकिन अब क्या है बढ़ा दी है, उम्र बढ़ा दी है, लड़कियों की 18, लड़कों की 21 वर्ष कर दी गई है। वो सिंपल आपका दिया हुआ है और इसमें किसके का योगदान रहा है। ओके, इसका काम को प्रोत्साहन करने में वो दिया हुआ है। बस अब 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 आपको बताना है। तो 3 प्रभाव बताए, महिलाओं की स्थिति पर सामाजिक प्रभाव, अस्पृश्यता पर क्या सामाजिक सुधार का प्रभाव और बाल विवाह की प्रथा पर क्या प्रभाव पड़ा। ओके, बाकी आपको 3-3 लाइन में चीजें लिखनी है, सिंपल आपको पढ़ के पूरा तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा प्रश्न 19 के अथवे में है, संस्कृतिकरण किसे कहते हैं, संस्कृति की विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। तो संस्कृतिकरण क्या है, संस्कृति की वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत निम्न जातियां उच्च जातियों की सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करके जाति संरचना में अपनी परिस्थिति को ऊंचा उठने का प्रयास करती हैं। संस्कृतिकरण क्या होती है, देखिए निम्न जो जातियां होती हैं, निम्न जातियां ओके उच्च जाति तरीके बनने के लिए अपनी क्या है अपने उच्चता बनने के लिए उच्च जाति की जो सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करने के लिए क्या प्रयास करती हैं, वही आपका क्या है, ये संस्कृतिकरण कहलाता है। संस्कृति की विशेषताएं कौन कौन सी है, तो पहले निम्न जातियों से संबंधित है। जो संस्कृति वाला टॉपिक है निम्न जातियों से संबंधित है। संस्कृतिकरण की अवधारणा निम्न जातियों से संबंधित है। जब कोई निम्न जाति उच्च जाति का अनुकरण करने लगे, ओके उच्च जातियों जैसे रहन सहन का प्रयास करने लगे, तब उसे हम क्या संस्कृतिकरण कहते हैं। दूसरा है सामाजिक गतिशीलता। संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करने वाली एक प्रक्रिया है। ओके, हिंदू जाति तक यह सीमित नहीं, मतलब हिंदू जाति बस में ऐसा नहीं होता ये संस्कृतिकरण वाला सिस्टम, ये अन्य जातियों में भी होता है। ओके, तो ये बताया जा रहा है, सिंपल दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न 20वां है, यहाँ से 4 नंबर वाले प्रश्न हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। जाति किसे कहते हैं, जाति की प्रमुख विशेषताओं, जाति की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए, कोई 4। अगला क्वेश्चन है संयुक्त परिवार के गुण एवं दोषों की विश्लेषण कीजिए, कोई 4। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हमसे जाति पूछा जा रहा है, जाति की विशेषता इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन है एकदम आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं और इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। जाति एक शब्द क्या है, व्यापक शब्द है जो किसी भी चीज के प्रकार वंश को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय भाषा में जाति शब्द का प्रयोग सामान्यतः जाति संस्था के संदर्भ में किया जाता है। तो ये जाति के बारे में बताया जा रहा है। अब जाति की विशेषताएं, तो ये आपकी जाति की विशेषताएं दी है, 2 पॉइंटों में पूरा अच्छी चीजें समझाया जा रहा है, तो तैयार अच्छे से कर लेना है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अथवा में पूछा जा रहा है संयुक्त परिवार के गुण बताना, दोष बताना, दोनों चीज पूछी जा रही है। ओके, तो दोनों तैयार करके रखना है आपको। गुण ओके के बजाय गुणवश भी आ सकते हैं, दोषवश भी आ सकते हैं। ओके, तो संयुक्त परिवार के पहले हम गुण की बात करते हैं। तो पहला एक सामाजिक सुरक्षा है, संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा गुण क्या रहता है, सामाजिक सुरक्षा रहती है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। संयुक्त परिवार में क्या सामाजिक सुरक्षा रहती है, किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो क्या इतने लोग रहते हैं कि उनको क्या संभालने का काम करते हैं। एक लाइन में एग्जाम्पल के साथ भी चीज को समझाया जा रहा है। दूसरा संस्कृति का हस्तांतरण होता है। संयुक्त परिवार क्या है, एक संस्कृति का पूरा हस्तांतरण किया जाता है, क्योंकि दादा दादी भी होते हैं तो अपने पोते पोतियों को भी और चीजों को ज्ञान देते हैं। ओके, तो इस प्रकार संस्कृति का हस्तांतरण भी होता है। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण होता है, सामाजिक शिक्षाप्रद और स्वस्थ मनोरंजन भी होता है। ओके, पूरा आपको समझाया, पढ़ते ही आपको चीजें क्या समझ में आ जाएगी, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको दिया है। मैंने थोड़ा आपको हेडिंग में आपको क्या मेहनत करनी पड़ेगी,
क्वेश्चन का जब मैंने आप सॉल्यूशन तैयार करें तो आपको मैंने हेडिंग में तैयार करना होगा और हेडिंग के अंदर जो एक बार पढ़ लेना है तो आपको चीज समझ में आएगी कि हेडिंग में क्या बताया जा रहा है। तो हेडिंग में आपको मैंने याद करना पड़ेगा, उसको याद रखना पड़ेगा। बाकी चीजें तो अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। फिर संयुक्त परिवार के दोस्त भी पूछे जा रहे हैं इसमें। तो दोस्त क्या है कि व्यक्तित्व के विकास में बाधक होता है। किसी के व्यक्तित्व के विकास में ये बाधक रहता है। दूसरा क्या होता है कि सदस्यों में क्या द्वेष और कलह होता है। तीसरा है कि सामाजिक समस्याओं का पोषण होता है और पीढ़ियों के बीच क्या बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है। जैसे जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो क्या है थोड़ा नए जमाने के अनुसार जीना चाहते हैं, जबकि उसमें दादा दादी और भी है तो वो क्या है वो कहते हैं कि पुराने अनुसार जियो, पुराने के और के जो तरीके अपनाओ। इसमें क्या है पीढ़ियों के बीच भी तनाव बढ़ता रहता है। तो ये सब आपके एग्जाम्पल के साथ यहाँ थोड़ी चीज समझाई जा रही है, तो यार आपको सभी करके रखना है। नेक्स्ट प्रश्न 21वां हमारा, पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु सरकार के प्रयासों की विवेचना कीजिए। पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए, उनके उत्थान के लिए, कल्याण के लिए सरकार ने क्या क्या काम किया, उनके प्रयासों को पूछा जा रहा है। ओके, तो क्रम से यहाँ बताया जा रहा है। पहले तो क्रम से यहाँ पॉइंट वाइज पॉइंट बताया जा रहा है। पहले शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने क्या योगदान दिया, तो क्रम से यहाँ बताया जा रहा है। पढ़ते ही आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, पूरा बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज दिया हुआ है और जो आप देखते ही होंगे ओके तो वो आपसे सब समझ में आ जाएगा। क्षेत्र के क्षेत्र में दिया हुआ है, आगे देख लेते हैं। दूसरा है स्वरोजगार एवं रोजगार के क्षेत्र में क्या किया है, मतलब रोजगार के क्षेत्र में क्या किया काम किया सरकार ने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और लाभकारी योजना। ये किसके लिए बात हो रही है, पूरे पिछड़े वर्ग की बात हो रही है कि पिछड़े वर्ग को कल्याण देने के लिए सरकार ने कौन कौन से कुछ एरिया में क्या क्या काम किए हैं। तो मैंने तो आप यहाँ 4 एरिया में बताए गए। ओके, कि शिक्षा में, रोजगार में, स्वास्थ्य में और अन्य लाभकारी कौन कौन सी योजना चला जानी। और ये सब आप जानते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, कन्या विवाह हो जाता है, साथ ही क्या है लाली लक्ष्मी योजना हो जाती है, उज्ज्वला योजना। बिल्कुल जो अभी की लैंग्वेज है ओके पूरी वो आपकी दी हुई है। ओके, एक किताबी ज्यादा लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल आपका क्या है सिंपल लैंग्वेज दिया है कि आप अपने हिसाब से भी से आप लिख सकते हैं। ऐसा टॉपिक नहीं कि बिल्कुल आपको फिक्स यही लिखना है, एकदम अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि सरकार की योजनाएं आपको बस में बतानी है जो आप जानते होंगे बहुत सारी। ओके, अथवा में क्वेश्चन है, महिला कल्याण हेतु सरकार द्वारा बनाए गए 4 कानून का विस्तृत व्याख्या कीजिए। महिला के कल्याण के लिए सरकार ने कानून बनाए बहुत सारे, तो उसमें 4 कानून आपको बनाना है, बताना है। पहला सती प्रथा का अंत होगा। सती प्रथा क्या होती है, तो इसमें क्या होता है सती प्रथा आप जानते ही होंगे, यदि क्या है पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को भी क्या पति की चिता के साथ जलना पड़ता, तो ये आपके सती प्रथा होती है, तो इसका अंत हुआ। ओके, राजा राम मोहन ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, 1929 में क्या है ये समाप्त हो गई, तो ये पूरा इसमें बताया जा रहा है। दूसरा क्या है बाल विवाह का खत्म हो गया, ये भी क्या है महिला कल्याण हेतु क्या नियम कानून बना गया, तो बाल विवाह के बारे में। तो मैंने तो आपको क्या हेडिंग याद करनी है, उसके बारे में आप क्या है एक बार पढ़ लें कंटेंट, तो आपको समझ में आ जाएगा, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। आगे क्या है विधवा पुनर्विवाह। ओके, विधवा पुनर्विवाह पर प्रोत्साहन दिया गया। साथ ही दहेज प्रथा का क्या है नियम में भी बहुत सारे परिवर्तन किए गए, दहेज प्रथा में परिवर्तन हुआ। तो ये आपके क्या है महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो हैं 4 बताए, कई सारे कानून लेकिन यहाँ 4 जो महत्वपूर्ण है जिन्हें आप जानते होंगे वही ने 4 लिए गए। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रश्न 22 में आ जाता है कि भूमि सुधार का अर्थ लिखिए। भूमि सुधार के परिणामों का विस्तृत व्याख्या कीजिए। देखिए भूमि सुधार के लिए पहले आपको बताना क्या होता है, तो ये 3 लाइन में आपको भूमि सुधार के बारे में बताया जा रहा है। भूमि सुधार के परिणाम हुए, तो परिणाम हुए जैसे किसानों के शोषण में क्या कमी हुई, जैसे भूमि सुधार हो गया तो किसानों का शोषण में कमी हो जाती है, जैसे बताया जा रहा एग्जाम्पल के साथ। नए मध्यम वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ है, कृषकों को क्या सुरक्षा की प्राप्ति हुई। ओके, सुरक्षित महसूस करते हैं। बधुआ मजदूरी का क्या पुनर्वास हुआ। तो ये है आपके भूमि सुधार के परिणाम। ओके, जब भूमि सुधार करो तो क्या है किसानों के मतलब भूमि सुधार से होने से किसानों की दशा में बहुत ज्यादा सुधार हुआ, तो पॉइंटों के माध्यम से बताया जा रहा है। 3 लाइनें भूमि सुधार को बताया जा रहा है, फिर उसको भूमि सुधार के परिवर्तन परिणामों को बताया जा रहा है। जिस प्रकार से एग्जाम में आपको लिखना चाहिए उसी लैंग्वेज में दिया हुआ, पैटर्न में दिया हुआ है। ओके, फिर थोड़ा अपनी लैंग्वेज में आप पूरा लिख सकते हैं, लेकिन एक बार अच्छे चीजों को समझ लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों प्रश्नांक 22 में अथवा है हरित क्रांति किसे कहते हैं। हरित क्रांति के कृषक समाज में पर हुए सकारात्मक प्रभाव की क्या है व्याख्या कीजिए। हरित क्रांति क्या होती है और उसका हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सकारात्मक परिणाम क्या है, तो हरित क्रांति का क्या कृषि उत्पादन की तकनीक को सुधार कर कृषि को उत्पादन में वृद्धि करने से क्या है हरित क्रांति होता है। हरित क्रांति का क्या सकारात्मक परिणाम हुआ कि उन्नत बीजों का कोई प्रयोग होने लगा, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग होने लगा, आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग होने लगा, लघु सिंचाई का योजना बनाई गई। तो ये है आपके कृषि हरित क्रांति क्या है और हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया है, जितना सिंपल हो सकता है चीजों को मैंने उतना सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्नांक 23वां। तो लास्ट हमारा प्रश्नांक 23वां है स्वतंत्रता के पश्चात हुए जनजातीय आंदोलन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। अथवा में है भारत के प्रमुख आंदोलन का क्या विस्तार से वर्णन कीजिए। कोई 4 आपको बताना है। तो पहले तो हम देख लेते हैं स्वतंत्रता के पश्चात हुए जनजातीय आंदोलन के बारे में बताना है। तो ये अब आपका दिया हुआ है और जितना सिंपल हो सकता है मैंने उतनी सिंपल लैंग्वेज दिया है।
अब पढ़ना है, चीज़ों को आपको समझना है। ओके, मैं आपको यहाँ ज़्यादा समझा रही हूँ क्योंकि यहाँ हर प्रकार के मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। बाकी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं आप समाजशास्त्र विषय में 80 में 80 स्कोर करना, तो आप क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ले लीजिएगा ऑल चैप्टर के। ओके, और ऑल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव ले लीजिएगा। ओके, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर भी कई प्रकार के दिए हैं, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। पूरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का। 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। बाकी वहाँ पूरा आपको कंटेंट इजी लैंग्वेज में आपको दिया जाएगा, किस प्रकार से आपको लिखना है एग्जाम में, वो पूरा आपको तैयारी कराई जाएगी। तो ये आपका दिया हुआ है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर अथवा में क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख कृषक आंदोलन का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए बहुत सारे कृषक आंदोलन हुए। ओके, कृषक आंदोलन ही किसान आंदोलन हुए, तो किसान आंदोलन में आपको 4 आंदोलन बताने। ओके, तो यहाँ चंपारण सत्याग्रह, जो चंपारण सत्याग्रह वो भी क्या किसान आंदोलन था। ओके, अब चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप जानकारी दी हुई है। ओके, अब यहाँ से आप क्या है थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, 6-7 लाइन में दिया है, मैं आपको 3-3 लाइन यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए दिया है। और ज्यादा शॉर्ट कर देते तो फिर चीजें आपको समझ में नहीं आती। ओके, चीजें आपको समझ में नहीं आती, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं आपने पूरा आपको ये कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, फिर अपने हिसाब से आप क्या पेपर में लिख सकते हैं। जैसे तेभागा आंदोलन हुआ, तो तेभागा आंदोलन भी किसान आंदोलन है, तेभागा आंदोलन के बारे में दिया हुआ है। ओके, तो इसकी शॉर्ट ले सकते हैं, वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको कंटेंट अच्छे समझ में आ जाएगा। तीसरा है बारडोली सत्याग्रह, तो बारडोली सत्याग्रह जिसमें क्या वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था, क्योंकि अंग्रेजों के ब्रिटिश के समय ये था, ये भी किसान आंदोलन था। तो ये बस आपको ये सत्याग्रह के माइंड में रखना है कि कौन कौन सत्याग्रह है, फिर उनको क्या है कहानी के रूप में तैयार करना है कि इसमें क्या क्या मांग कर रहे थे किसान। ओके, किस प्रकार से अंग्रेजों की प्रतिक्रिया जैसे बारडोली सत्याग्रह में ये पूरा बताया जा रहा है। ओके, इसके आगे आपका ये दिया होगा। चौथा दिल्ली चलो आंदोलन 2020, ये तो आपका अभी का है, आपने भी इस आंदोलन के बारे में सुना होगा, तो इसको भी क्या है इसमें जोड़ा गया। ये भी क्या है एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन था और लंबे समय तक चला। ओके, इसमें पूरा इसमें बताया जा रहा है। ओके, तो ये आपका क्या कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से मैं दोस्तों आपके सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के कंप्लीट हमने एमपी बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखा है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। बाकी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और वीडियो जितने स्टूडेंट है सब अपनी तरफ से वीडियो को लाइक करते हैं, भले 500 1000 है, समाजशास्त्र की स्टूडेंट की संख्या बहुत ज्यादा कम होती है, लेकिन जितने स्टूडेंट उतना ही सपोर्ट करते हैं, तो भी मैं क्या है आपकी प्रॉपर तैयारी करा दूंगा। ओके, बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो कोर्स में तो आपको पूरा मटेरियल दिया हुआ है। 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप मैसेज करके सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।